हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बायो बूस्टर। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन मेथड के बारे में, पर्यावरण और उसके संरक्षण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक के बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी दोनों में ही इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा वेटेज है और दोनों में ही क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। कल हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और आज हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट एंड इट्स कंजर्वेशन मेथड। ओके, सो लेट्स बिगिन। इन्वायरमेंट, सबसे पहला क्या आता है दिमाग में आपके इन्वायरमेंट के बारे में सुन के? इन्वायरमेंट मतलब क्या है? इन्वायरमेंट है एक ब्लैंकेट ऑफ एयर, ऑल द ऑर्गेनिजम्स, ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो भी चीज़ हमारे आसपास है वो पूरा क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है? इन्वायरमेंट। मतलब हमारे सराउंडिंग में जो भी कुछ है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, जो हम पे असर डालता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण। बोले तो इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट और पर्यावरण। इन्वायरमेंट में जैसे हम देखते हैं पर्यावरण मतलब उसमें क्या है? परिधि। परिधि का मतलब अर्थ। अर्थ जो है उसके आसपास का जितना भी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी आपके यहाँ पे पेड़ पौधे सब कुछ है, ये सब इन्वायरमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन हो गई ये: द ब्लैंकेट ऑफ एयर एंड ऑल अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट सराउंडिंग अस इज नोन एज इन्वायरमेंट। ठीक, इन्वायरमेंट के बाद हम देखो लिखा भी है इसमें ऑल द प्लांट्स जो हमारे अराउंड है, एनिमल्स जो अराउंड है, माइक्रोब, सॉयल, वाटर, रिवर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका इन्वायरमेंट। ठीक, अब जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट किस किस चीज़ से मिलके बना है इसको डिस्कस करते हैं। एयर मतलब कि इन्वायरमेंट जो है वो आपका वायुमंडल, वायुमंडल में जो पाया जाएगा वो इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, टेरेस्ट्रियल मतलब स्थल मंडल, ठीक, वाटर मतलब जलमंडल, और बायोस्फीयर जैवमंडल। इन तीनों से मिलके वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल से जैवमंडल, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मीन्स ऐसी जगह जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। तो इन तीनों को मिला के एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आ गए हम। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। इन्वायरमेंट है क्या, उसके क्या क्या चीज़ है? घटक। घटक बोले तो कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या क्या है इन्वायरमेंट के? ठीक है, इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो प्रमुख घटक हैं। एक तो होते हैं जैविक। जैविक मतलब बायोटिक जो जीते जागते हैं, अबायोटिक अजैविक जो मृत हैं, नॉन लिविंग हैं। ठीक है, तो बायोटिक जैविक होते हैं, अबायोटिक अजैविक होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं ये आपके इन्वायरमेंट के। ठीक है, जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, लिविंग कंपोनेंट्स में क्या आ जाएगा? जो भी सारे जीवित हैं, जैसे कि प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे के सारे आपके आ जाएंगे, इवन इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये सारे के सारे आ जाएंगे आपके बायोटिक में। तो ये लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इन्वायरमेंट की जो नॉन लिविंग है वो है एयर है, वाटर है, लैंड है, ये सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा इन्वायरमेंट क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या है। दो प्रमुख कंपोनेंट्स है, बायोटिक जैविक, अबायोटिक अजैविक। ठीक है, अब क्या होता है, इन्वायरमेंट जो है हमारा, इन्वायरमेंट को बहुत सारे खतरे हैं, क्योंकि सारे के सारे जितने भी कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारे यहाँ पे, अर्बनाइजेशन हो या फिर ग्लोबल वार्मिंग हो, जो भी हो, ये सब हमारे इन्वायरमेंट को दूषित कर रही हैं। तो इन्वायरमेंट को बहुत सारे खतरे हैं। ग्रीन हाउस गैसों का अमाउंट बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन हो रही है, कारखानों से गैसें निकल रही हैं हानिकारक, तो ये सब क्या कर रही हैं? हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं, उसको दूषित कर रही हैं। तो ये इन्वायरमेंट पे बहुत सारा खतरा है, मतलब ये संकट है इन्वायरमेंट के ऊपर हमारे। ठीक है, तो जब अगर इसमें हमारा खतरा आया है इन्वायरमेंट के लिए, तो हमें उसके संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो इन्वायरमेंट पे जब खतरा है और उसके संरक्षण के लिए कुछ जो कदम उठाए गए हैं वो वैश्विक लेवल पर भी हैं और भारत के द्वारा भी उठाए गए हैं। तो हम यहाँ पे एक एक करके वैश्विक जो वर्ल्ड वाइड स्टेप्स लिए गए हैं कॉम्बैट करने के लिए, क्या संकट जो हुआ था उसको, ठीक है, और यहाँ पे जो इंडिया के द्वारा स्टेप लिए गए हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन तो आपको आराम से मिल जाएंगे इन दोनों टॉपिक से ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बताया था मैंने आपको? इन्वायरमेंट क्या है?
इन्वायरमेंट के घटक क्या है, इन्वायरमेंट पे संकट किस वजह से आ रहा है, और इन्वायरमेंट के संकट के उपाय क्या क्या है उसके संरक्षण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं संरक्षण के लिए। तो वैश्विक उपाय क्या क्या करे गए हैं इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। ठीक, सबसे पहला जो उपाय किया गया था वो था आपका स्टॉकहोम स्वीडन में। स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी स्वीडन में, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन खुद ही आया था। सबसे पहले स्टॉकहोम में लिया गया था, स्टॉकहोम कन्वेंशन बोला जाता है स्वीडन में सन 1972 में। तो ये इन्वायरमेंट के जो संरक्षण के लिए की गई वैश्विक स्तर पे सबसे पहली कॉन्फ्रेंस थी। कौन सी? स्टॉकहोम कन्वेंशन। और ये 1972 में हुई। इसी कन्वेंशन से, इस टाइम से ही ये बात कही गई कि 5 जून 1973 से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाएगा। कब से? 5 जून से। 5 जून को कौन सा होता है? इन्वायरमेंट डे। ये आपका क्वेश्चन आता भी है, तो ध्यान रखिए ये किसकी देन है? स्टॉकहोम कन्वेंशन की। और ये कब हुई थी? 1972 में। ठीक है, स्वीडन में। अब ठीक है, इसके 20 साल बाद, 1972 से 20 साल बाद क्या टाइम आता है? 1992। 1992 में क्या हुआ था आप सब लोग जानते हैं, क्वेश्चन भी आता है, अर्थ समिट। अर्थ समिट 1992, अर्थ समिट हुई थी आपकी 1992 में। ठीक है, उसमें कुछ प्रमुख एजेंडे रखे गए। यहाँ से भी आएगा क्वेश्चन, कुछ प्रमुख एजेंडे रखे गए। क्या थे वो एजेंडे? जो अर्थ समिट 1992 की देन है, हम उनके बारे में बात करते हैं। अर्थ समिट 1992 को हम रियो, क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी, इसलिए इसको रियो +20 भी कहा जाता है। रियो +20 क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्टॉकहोम कन्वेंशन जो थी उसके 20 साल बाद हुई। तो ये रियो में हुई, स्टॉकहोम कन्वेंशन के 20 साल बाद हुई, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रियो +20। अर्थ समिट थी 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। ठीक है, इसी में अडेप्ट किया गया आपका एजेंडा 21। एजेंडा 21 कौन सी कॉन्फ्रेंस में अडेप्ट किया गया था? अर्थ समिट 1992। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अर्थ समिट 1992 इज नोन एज रियो +20 एंड हेयर वी अडॉप्टेड एजेंडा 21। ओके, क्लियर। जो एजेंडा 21 था उसका क्या किया था हमने? ओवर कॉमन फ्यूचर, ये एक गोल लेके हम चले थे एजेंडा 21 में, ओवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, तो ये किसकी देन हो गए? अर्थ समिट 1992 की। इस टाइम पे और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी? इस टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, UNFCCC का गठन हुआ था। तो यूनाइटेड नेशन फेडरेशन ऑन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, UNFCCC का गठन किसकी देन है? अर्थ समिट 1992 की। ठीक है, तो जो UNFCCC है ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? ये कराता है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप, जो आपके सम्मेलन होते हैं। ठीक है, तो ये भी अर्थ समिट की देन है। तो जो कॉप हुआ था, सबसे पहला कॉप कहाँ पे हुआ? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कॉप हुआ बर्लिन, जर्मनी में 1995 में। ठीक है, बर्लिन, जर्मनी 1995 में सबसे पहले कॉप की मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, अभी फिर उसके बाद क्या हुआ आपका? कॉप 21 इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? कॉप 21 पेरिस में हुआ था। कॉप 21 में क्या कहा गया था? कॉप 21 में कहा गया था कि आपका जो ये ग्लोबल टेम्परेचर है ना, जो हम कहते हैं कि जो निर्धारित किया गया है उससे 2 डिग्री कम रहना चाहिए। तो ये जो 2 डिग्री का कॉन्सेप्ट आया, तो ये कहाँ से आया है आपका? कॉप 21 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिक्रीज इन 2 डिग्री टेम्परेचर गिवन इन कॉप 21 पेरिस। ठीक है, तो ये कॉप 21 इंपॉर्टेंट थी। इस टाइम पे हमारी कौन सी कॉप चल रही है? इस टाइम पे हमारी कॉप 25 होनी है, जो कि दिसंबर 2020 में होगी। इसके ये पहले जो थी वो चिली में होने वाली थी, लेकिन चिली ने इसको कराने में अपना असमर्थ बताया और इसलिए अब इसको शिफ्ट कहाँ कर दिया है? अब ये मैड्रिड, स्पेन में होनी है। ठीक है, तो कॉप 21, कॉप 25 मैड्रिड, स्पेन में। जो कॉप 26 है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 होगी, वो आपकी कहाँ होगी? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बात करी गई अर्थ समिट की। ठीक है, अब हम अगले पे आते हैं। अगला था हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था।
क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, ग्रीन हाउस जो गैसेस थी उनके अमाउंट को, जो ग्रीन हाउस गैसेस का जैसे अमाउंट बढ़ जाता है ना इन्वायरमेंट में, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो जो रेडिएशंस है ना अर्थ पे, वो सोलर रेडिएशंस वापस नहीं जा पाती है, मतलब कि वो हमारी अर्थ में ही ट्रैप होके रह जाती हैं। तो जब ये अर्थ में ट्रैप होके रह जाती हैं तो उससे जो अर्थ का टेम्परेचर है ना, हैबिटेबल टेम्परेचर, वो बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से वार्मिंग होने लगती है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो ठीक है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। तो यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए कंसर्न किया गया वो क्योटो प्रोटोकॉल में किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुई थी आपकी 1997 में। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, जो कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट था वो आपका क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से ही दिया गया था। ठीक है, कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। तो तीसरी जो महत्वपूर्ण वैश्विक स्तर पे काम किया गया वो क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा किया गया, 1997 में हुई थी जापान में। ठीक है, उसके बाद जो अगला आता है वो आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपकी कब हुई थी, उसके 1987 में। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपकी हुई थी 1987 में। ये किसके ऊपर थी, ये थी ओजोन लेयर डिप्लीशन के ऊपर। ओजोन का जो लेयर था, जो आपका छिद्र पाया गया था अंटार्कटिका में 1985 में, ओजोन होल, तो उसको देखने के बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई 1987 में। तो कंसर्न बढ़ गया कि ओजोन जो है वो डिप्लीट कर रही है हमारे पोलर रीजन्स को, तो इसीलिए ओजोन मैटर ऑफ कंसर्न हो गया। तो इन्होंने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई कि ओजोन को बचाया जाए, ओजोन का संरक्षण किया जाए। तो इसीलिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई। ओजोन संरक्षण के लिए ही हम ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। हर साल 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के संरक्षण से रिलेटेड थी। तो ये कुछ वैश्विक जो स्टेप्स लिए गए थे आपके पर्यावरण को बचाने के लिए, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं भारत ने क्या रोल प्ले किया, भारत ने क्या इनिशिएटिव लिए अपने पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। अब उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1985 में 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया। ठीक है, अब इसका नाम पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय कर दिया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो इसके हेड हैं। तो आप याद रखिएगा कब से स्टार्ट हुआ था ये गठन, 1985 से पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय का गठन हुआ था। ठीक, 1986 में ये आते हैं ना कि एक्ट कब पास हुआ, क्या था, मैच द कॉलम में भी आता है। तो इनको थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, एटलीस्ट इंडिया वाले तो अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो मैच द कॉलम में। ठीक है, 1986 में कौन सा हुआ था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो ये पास कब किया गया था, 1986 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैच द कॉलम में पूछा गया है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर 1986 के बाद 1988 में क्या आया, राष्ट्रीय वन नीति। ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। कब आई थी ये, 1988 में। ठीक है, वनों के बारे में कंसर्न बढ़ चुकी थी। 1988 में क्या कहा गया कि आपका जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है किसी भी देश का, उसका कम से कम इंडिया में जो है आपका 1988 की वन नीति में क्या कहा गया था कि इंडिया में जो हमारा टोटल एरिया है वनों का वो 33% होना चाहिए। लेकिन अभी तक हम इस गोल को अचीव करने में असमर्थ रहे हैं, अभी तक हम उसे अचीव नहीं कर पाए हैं। इस टाइम पे जो हमारा है वो 24.56 के आसपास है। तो अभी गोल काफ़ी दूर है, तो हमें इसको 33 करने के लिए प्रयासरत रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात करी गई थी राष्ट्रीय वन नीति में इसके बारे में। अब हम आए सन 2002, उसमें आया आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैच द कॉलम में आता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट कब आया, 2002 में। बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए जितनी भी ये जैविक फॉर्म है, जितने भी ये प्लांट हैं, एनिमल है, इन सबको संरक्षण प्रदान करना है। उसके लिए क्या एक्ट पास किया गया 2002 में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, समझ में आया।
उसके बाद 2002 में ही पास किया गया था आपका राष्ट्रीय जल नीति, नेशनल वाटर पॉलिसी, क्लीन वाटर के लिए, साफ सुथरा पानी मिले सबको, तो उसके लिए राष्ट्रीय जल नीति 2002 में ही की गई। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सन 2004 में। 2004 में आया राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी कब आई आपकी? सन 2004 में। इसने इन्वायरमेंट के बारे में बात करी, इन्वायरमेंट के घटक को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, किस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं, कौन कौन से मेथड हैं, अगर कहीं पे कोई चीज़ इन्वायरमेंट को दूषित कर रही है तो उसके लिए क्या उपाय करे जाएंगे। तो ये सारी बातें राष्ट्रीय पर्यावरण नीति में बताई गई थी, जो कि 2004 में पास हुई थी। ठीक है। हाँ, 2010 में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी आर में आपका आया भी था कि एनजीटी का गठन कब हुआ। एनजीटी का गठन हुआ आपका 2010 में। तो ये है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड, कहीं पर भी इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ होती है, इन्वायरमेंट पे कोई असर पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ते हैं, तो उसको देखने के लिए किस चीज़ का गठन किया गया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, एनजीटी का। ठीक है। देखिए, हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपका पूरा साइंस हो जाए, हर चीज़ कवर करते हैं, करंट के क्वेश्चंस भी लेके आते हैं और कोर भी आपको पढ़ाते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बायो बूस्टर के नाम से, ताकि जो भी कोई वीडियो बना करे, रोज़ वीडियो आता है, वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इस तरह की यूज़फुल और ज्ञानवर्धक वीडियो और बनाते रहेंगे। ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। अब हम आते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज़ पे। कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। वो डेज क्या होते हैं? ऐसे दिन होते हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो कुछ जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप भी इनको नोट कर लीजिएगा, आते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो 21 मार्च, सबसे पहले आते हैं हम फरवरी से। ठीक है, फरवरी के महीने से। फरवरी में 2 फरवरी मतलब 2 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे, मतलब कि अर्थ भूमि के लिए वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। 21 मार्च को मनाया जाता है आपका फॉरेस्ट डे। ठीक है, 21 मार्च को कौन सा होता है? फॉरेस्ट डे। 22 मार्च को इंटरनेशनल वाटर डे, पानी वाला। ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है। फिर हम आते हैं सीधा 22 मार्च के बाद 22 अप्रैल पे। 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका अर्थ डे। क्या मनाया जाता है 22 अप्रैल को? अर्थ डे। ठीक। 22 मई को, ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर में, 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है। और फिर 5 जून को आपको पता ही है इन्वायरमेंट डे। तो ये हमारा स्टॉकहोम स्वीडन में जब से कॉन्फ्रेंस हुई तब से हम मना रहे हैं, 5 जून 1973 से। तो ये कब मनाया जाता है? 5 जून को प्रत्येक वर्ष। उसके बाद आपका 16 सितंबर को, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है आपका? 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन डे। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिन थे जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि इन्वायरमेंट है क्या, किस किस चीज़ से मिलके इन्वायरमेंट बना है, उसके कंपोनेंट्स, उसके घटक क्या हैं, उस पर संकट कैसे आ रखा है, संकट के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पे क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई हैं, किस कॉन्फ्रेंस की देन क्या क्या चीज़ है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। फिर हमने भारत के द्वारा क्या क्या स्टेप लिए गए हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, उनको डिस्कस किया। और कुछ इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेज जो हैं उनको डिस्कस किया। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा टॉपिक इन्वायरमेंट और कंजर्वेशन मेथड का कंप्लीट होता है। अब जो अगला वीडियो होगा हमारा वो इकोलॉजी के ऊपर होगा। इकोलॉजी के सारे पैरामीटर्स डिस्कस करे जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ध्यान रखिए। धन्यवाद।